प्यारे बच्चों, आज हम गद्य खंड के तीसरे पार्ट जिसका नाम है लखनवी अंदाज के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पूर्व सर्वप्रथम हम लेखक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से लेखक ने इस शीर्षक को लखनवी अंदाज शीर्षक को अपने नजरों से देखा और उसको किस तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस प्रकार हम सर्वप्रथम शीर्षक के लेखक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसके लेखक हैं कवि और लेखक यशपाल। तो आइए शुरू करते हैं यशपाल का जीवन परिचय। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब की फिरोजपुर छावनी में हुआ। छावनी जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। अब आप सोचेंगे लाहौर पाकिस्तान में है, चूंकि जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय भारत का बंटवारा पाकिस्तान और भारत के रूप में नहीं हुआ था। सभी लोग एक साथ मिलकर रहते थे, इसलिए इनका जो निवास था लाहौर में इनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई और वहाँ के नेशनल कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, जिसमें इन्होंने बीए का कोर्स किया। वहाँ उनका परिचय भारत के एक सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे कई बार जेल भी गए और जेल में रहते हुए भी इन्होंने बहुत सारी रचनाओं का निर्माण किया। सन 1976 में इनकी मृत्यु हो गई। यशपाल की रचनाओं की अगर बात करें तो यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के जीवन से संबंधित बहुत सारे ऐसे सरोकारों की उपस्थिति है, जिसमें इन्होंने यथार्थवादी शैली का प्रयोग करते हुए विशिष्ट प्रकार की रचनाएं की, जिसमें इन्होंने जो विषय अपनी लेखनी में समाहित किया उसमें है सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ इन्होंने मुखर करके अर्थात एक मुखिया के रूप में इन्होंने रचनाओं का निर्माण किया, जिससे समाज में एक नया परिवर्तन आने का कार्य हो सके। उनके अनेक कहानी संग्रह हैं, जिसमें से ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुनिया, फूलों का कुर्ता, ये सभी उल्लेखनीय हैं। उनका झूठा सच नामक एक उपन्यास है, जिसके विषय था भारत में जब विभाजन हुआ था उस समय की जो त्रासदी फैली थी पूरे देश में, उसका बड़ा ही मार्मिक हृदय को झकझोर देने वाले दृश्य को इन्होंने झूठा सच नामक उपन्यास के माध्यम से प्रस्तुत किया। इसके अलावा इन्होंने अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, उनके अन्य उपन्यास रहे हैं। भाषा की स्वाभाविकता की बात करें तो उनकी भाषा बड़े सरल और सहज थी, जो सभी लोगों के लिए एक सामान्य और सहज भाषा के रूप में समझ आती थी और उसको जाना परखा जा सकता था। इस प्रकार से हमने कवि और लेखक उपन्यासकार यशपाल के बारे में जाना और आज हम जिस पाठ को पढ़ने का प्रयास करेंगे उसका शीर्षक इन्होंने दिया है लखनवी अंदाज। अर्थात ये उस समय की बात है जब लखनऊ एक नवाबों का शहर कहा जाता था और वहाँ के लोग एक नए अंदाज से, नवाबी अंदाज से जीवन शैली का को अपनाते थे और उसके अनुसार जीवन यापन करते थे। लेकिन ये तत्कालीन समय की स्थिति थी। लेकिन आज जो वर्तमान में लखनऊ या उसके आसपास के क्षेत्रों की बात की जाती है, वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिखावेपन को अपनाते हुए अपनी जीवन शैली को बदल चुके हैं। लेखक यशपाल ने लखनवी अंदाज नामक इस व्यंग के माध्यम से साबित करने का प्रयास किया है कि किस तरह से हमारा समाज पतनशील संस्कृति को अपनाता जा रहा है और दिखावेपन के चपेट में आकर अपना अस्तित्व, अपना चरित्र पूर्ण रूप से गिरा रहा है और इस प्रकार से कहीं न कहीं हमारे समाज की एक ऐसी धारा निकलकर सामने आ रही है जो कि
देश को और समाज को गर्त की तरफ ले जा रही है। तो आज हम इसी शीर्षक पाठ के अंतर्गत लेखक यशपाल द्वारा कही हुई बातों को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे और इस कहानी के माध्यम से कवि यशपाल ने एक व्यंग्य किया है उन लोगों को जो दिखावा पसंद होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनके द्वारा लिखा हुआ यह व्यंग्य कहानी। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। मुफस्सिल अर्थात एक छोटा सा ऐसा स्टेशन जहां से ट्रेन बनती है और वहां से उसका निकास और प्रवेश होता है। ऐसे स्थान से एक पैसेंजर गाड़ी चलने के लिए प्रारंभ होने के लिए अपने हॉर्न को बजा रही थी और फुकार रही थी। ऐसे में आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते थे। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक कहते हैं कि मेरे साथ वो घटना ऐसी घटी जिसके लिए मुझे एक ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जिससे मैं अपनी लेखनी लिख सकूं और किसी भी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो, इसलिए मैंने एक आराम और शांत प्रिय स्थान को ढूंढने का प्रयास किया। इसलिए लेखक अपने लिए सेकंड क्लास का टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ गए। कहते हैं गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद को सज्जन बहुत सुविधा से पालतू मारे बैठे थे। लेखक कहते हैं जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ा तो मैंने एक दृश्य देखा कि जिस बर्थ पे मैं चढ़ा उसी बर्थ में एक ऐसा व्यक्ति एक नवाबी शान शौकत के साथ एक सफेद वस्त्र को धारण किए हुए सज्जन की भांति सुविधा के अनुसार पालथी मारकर बैठा हुआ था। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलियों पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा अचानक कूद जाने से अर्थात उस डिब्बे में मेरे अचानक से पहुंच जाने पर उस सज्जन की आंखों में एक एकांत चिंतन करता हुआ विघ्न और असंतोष दिखाई पड़ा। लेखक कहते हैं जैसे ही मैं उस डिब्बे में चढ़ा तो उस नवाबी शान शौकत के साथ बैठा हुआ व्यक्ति अपने में असहज महसूस किया और उसे लगा कि कहीं न कहीं उसकी दिखावेपन की जो प्रवृत्ति है वो लेखक के सामने आ जाएगी, इसलिए वो अपने आप को बड़ा ही असहज और डरा सा महसूस करने लगा। सोचा, लेखक कहते हैं वह व्यक्ति सोचा हो सकता है कि मेरी तरह यह भी कहानी के लिए सोच की चिंता में अकेले नवाबी अंदाज में बैठा हुआ और या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते थे जाने के संकोच में। लेखक कहते हैं वह व्यक्ति अपने साथ खीरे को लेकर चढ़ा था और खीरे को चूंकि गर्म वातावरण में मौसम में ठंड प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाने वाली वस्तु के रूप में प्रयोग की जाती है, लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं जो नवाबी अंदाज से जीवन जीने वाले व्यक्ति थे जो प्राचीन समय में लखनऊ में निवास करते थे, वो खीर जैसी वस्तु को अपदार्थ मानते थे अर्थात अखाद्य वस्तु मानते थे। उसी प्रकार से वह व्यक्ति जो ट्रेन में बैठा हुआ था उसने भी खाने के लिए तो खीरे इस प्रकार से सजाकर रखा हुआ था जैसे मानो उस खीरे को अपदार्थ के रूप में महसूस कर रहा हो, जान रहा हो, समझ रहा हो। यह देखकर दृश्य लेखक कहते हैं मेरे जाने से उसको असहजता महसूस हुई। नवाब साहब ने संगति के लिए अर्थात लेखक कहते हैं वह व्यक्ति जो बैठा हुआ था ट्रेन में वो एक नवाब की तरह बैठा हुआ था और नवाब की तरह बैठे होने के कारण लेखक कहते मैंने उसको नाम दे दिया नवाब साहब। कहते हैं नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। लेखक कहते हैं जैसे ही मैं बर्थ में उस डिब्बे में पहुंचा तो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, लोग कहीं पर चढ़ते हैं ट्रेन में तो वहां पर एक दूसरे से जानने समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए नवाब साहब उस ट्रेन में बैठे थे, वो तनिक भी बात करने के
बात करने के, अपनी भावना को व्यक्त करने के विचार में नहीं थे। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। लेखक कहते हैं उन्होंने बोलने का प्रयास भी नहीं किया, इसलिए मैं भी अपने उसी अंदाज में आत्मसम्मान को बचाए हुए उनसे आंखें चुरा कर मैं भी उनके सामने बैठ गया। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक ने अपने बारे में कहा कि मैं अकेले जब बैठता हूँ तो मेरे मन में बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सी भावनाएं उत्पन्न होती रहती, इसलिए उस ट्रेन में बैठे रहने पर मेरे अंदर एक भावना आई। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। लेखक कहते हैं सामने वाला व्यक्ति मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा है, इसी के बारे में तर्क विचार कर ही रहा था। तभी अचानक नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोस्ट उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोस्ट के सामने खीरा कैसे खाएं। लेखक अकेले बैठे हुए यही तर्क विचार अपने मन में कर रहे हैं कि लगता है ये नवाब साहब किसी तरह से सबसे बचते हुए इस सेकंड क्लास टिकट में लेकर आकर बैठ गए हैं, इसलिए उनकी यह दिखावापन कहीं जाहिर ना हो जाए, इसलिए उनकी खीरे को खाने में असमर्थता दिखा रहे हैं। और लेखक अपने बारे में कहते हैं कि मुझे देखकर नवाब साहब को एक नागवार गुजर रहा था कि यह व्यक्ति मेरे सामने कैसे बैठ गया। अर्थात लेखक यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति दिखावा करता है वो सबसे बचकर अलग रहने का प्रयास करता है, किंतु कहीं न कहीं उनका दिखावा करने की प्रवृत्ति उस इंसान की सच्चाई को सबके सामने रूबरू करा देती है। लेखक आगे बताते हैं कि हम कनखियों से नवाब साहब को देख रहे थे, अर्थात ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को लेखक तिरछी नजर से देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। लेखक बताते हैं ट्रेन में बैठे होने के साथ साथ नवाब साहब बाहर खिड़की के माध्यम से बाहर का नजारा भी देख रहे थे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। लेखक कहते हैं कि अचानक एक ऐसा दृश्य आए सामने आया जिसमें नवाब साहब जो कि दिखावा कर रहे थे वो मुझसे बात करने के लिए अचानक एक उत्साह दिखाया और उन्होंने कहा आदाब जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। लेखक कहते हैं तभी नवाब साहब ने मुझसे खीरे को खाने का पूछा। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक कहते हैं जब मैं ट्रेन में चढ़ा था तो नवाब साहब मुझसे बात करने के तनिक भी विचार में नहीं थे, लेकिन अचानक मुझसे बात करने के लिए जब वो उत्सुक हुए तो यह भाव परिवर्तन लेखक कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने उन्हें भाप लिया, जान लिया कि यह व्यक्ति शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहता है। और लेखक कहते हैं कि मैंने भी उनको जवाब दे दिया, शुक्रिया, धन्यवाद, कृपया आप ही उस खीरे को खाने का प्रयास करें। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौली से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और गूंद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत ही एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते